हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल श्री जी एजुकेशन। आज हम सॉल्व करने वाले हैं आरबीएससी 10th मॉडल पेपर साइंस का। ये जो मॉडल पेपर है आपका, ये 4 सेक्शन के अंदर डिवाइड है। सेक्शन ए के अंदर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिलिंग द ब्लैंक क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है। तो इस वीडियो में हम सेक्शन ए को कंप्लीट करेंगे। सेक्शन ए के अंदर हमारा जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेक्शन है, उसके अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द लंग्स। क्वेश्चन नंबर 1, द लंग्स इन ह्यूमन बीइंग आर पार्ट ऑफ द सिस्टम। यानी आपको क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि द लंग्स इन ह्यूमन बीइंग आर पार्ट ऑफ द सिस्टम 4, यानी हमारे जो लंग्स है वो हमारे कौन से सिस्टम का पार्ट है। तो इसमें आपके जो ऑप्शन है वो है न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन। तो हम जानते हैं कि हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेस्पिरेशन, क्योंकि जो लंग्स है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होता है। तो इसके लिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज सी, रेस्पिरेशन। एमसीक्यूज के अंदर हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज प्लांट हार्मोन। अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज अ प्लांट हार्मोन। यानी आपको कुछ हार्मोन्स के नाम दे रखे हैं, उनमें से आपको पूछा है कि इनमें से कौन सा एक प्लांट हार्मोन है। पहला ऑप्शन है इंसुलिन, दूसरा ऑप्शन है थायरॉक्सिन, तीसरा ऑप्शन है एस्ट्रोजन और चौथा ऑप्शन है ऑक्सिन। तो हम जानते हैं कि जो इंसुलिन, थायरॉक्सिन और एस्ट्रोजन जो है वो ह्यूमन हार्मोन होते हैं, यानी ये इंसानों ह्यूमन के अंदर पाए जाते हैं, जबकि जो ऑक्सिन है ये ऑक्सिन आपका प्लांट के अंदर पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज डी ऑप्शन, ऑक्सिन। एमसीक्यूज के अंदर हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन है हमारा विच साइंटिस्ट इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स। यानी कौन से साइंटिस्ट को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। तो इसके लिए आपके ऑप्शन है बेटसन, मेंडल, मॉर्गन एंड मेंडली। तो हम जानते हैं कि जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है वो है मेंडल। मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उन्होंने जेनेटिक्स के लिए अपने लॉज दिए थे। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज मेंडल। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा विच केमिकल यूज्ड इन फोटोग्राफी। यानी क्वेश्चन हमें ये पूछ रहा है कि कौन से केमिकल का यूज़ हम फोटोग्राफी के अंदर कर सकते हैं। इसमें ऑप्शंस जो है वो है सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड एंड बेकिंग सोडा। तो इसके लिए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर ब्रोमाइड। जो सिल्वर ब्रोमाइड का करेक्ट फॉर्मूला होता है वो होता है AgBr। और यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड के अंदर बेसिकली एक फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन प्रोसीड होती है। इस तरह से मान लीजिए ये AgBr है, ये लाइट की प्रेजेंस में अंडरगो फोटो डिकम्पोजिशन, यहाँ पे फोटो डिकम्पोजिशन होगा जिसके कारण यहाँ पे Ag प्लस Br2 बनेगा। तो इस रिएक्शन का यूज़ हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5th, विच इज केमिकल फॉर्मूला फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी हमें यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका करेक्ट केमिकल फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस जो है वो है, फर्स्ट ऑप्शन CaSO4 डॉट 2H2O, सेकेंड CaSO4 डॉट हाफ H2O, थर्ड Na2CO3 डॉट 10H2O, और जो फोर्थ ऑप्शन है दैट इज Na2CO3। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ये करेक्ट फॉर्मूला होता है जिप्सम का। जो हमारा सेकंड ऑप्शन है ये करेक्ट फॉर्मूला होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। जो थर्ड फॉर्मूला है ये हमारा वॉशिंग सोडा का करेक्ट फॉर्मूला होता है। इस तरह से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज बी ऑप्शन, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, एग्जाम्पल ऑफ नोबेल गैस। यानी हमें पूछा है कि एक नोबेल गैस का करेक्ट एग्जाम्पल कौन सा है। यहाँ पे ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है हीलियम और ऑप्शन डी है CO2। तो इसके लिए हम जानते हैं कि जो हमारे नोबेल गैसेज होती है, नोबेल गैसेज यानी ऐसी गैसेज जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती है, यानी उनका जो ऑक्टेट होता है, आउटर मोस्ट शेल जो होता है वो कम्प्लीटली फील्ड होता है, तो ये किसी से रिएक्ट नहीं करती है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी। अब कौन कौन सी होती है नोबेल गैसेज, उनको हम इस तरह से लिख सकते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। इस तरह से ये हमारे पास सभी के सभी नोबेल गैसेज होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, वाई अपेरेंट डिस्प्लेसमेंट of a pencil partially immersed in water। मतलब क्वेश्चन में हमें ये पूछा है कि कौन सी ऐसा फिनोमेना है जिसके कारण एक पेंसिल जो है पानी के अंदर डूबी हुई वो आपको इमर्स्ड नज़र आती है या ऊपर की तरफ अपेरेंट नज़र आती है, इसका रीज़न बताना है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि जैसे हमारे पास ये मान लीजिए कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर यहाँ पे पानी भरा हुआ है और इस तरह इसके अंदर मान लीजिए हमने इस तरह से एक पेंसिल डुबो के रखी हुई है। तो ये पेंसिल की एक्चुअल पोजीशन है, क्योंकि हम जानते हैं कि लाइट जब यहाँ से इस तरह से जाएगी तो डेंसर मीडियम से जब रेयरर मीडियम में लाइट जाती है तो वो लाइट यहाँ से अवे फ्रॉम नॉर्मल मुड़ जाती है। तो यहाँ से लाइट मुड़ के इस तरह से चली जाती है। अब इस पाथ को हम फॉलो करके देखते हैं तो हमें ये पेंसिल यहाँ पे ऐसे मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो पेंसिल के ऐसा बैंड दिखाई देने का जो एक्चुअल रीज़न होता है दैट इज रिफ्रैक्शन।
ऑफ लाइट, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण हमें पेंसिल जो है वो मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज डी, रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है, यानी हमें क्वेश्चन में ये पूछा है इन विच पार्ट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आई अ रियल इमेज फॉर्म, यानी एक नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए जो रियल इमेज है वो कौन से पार्ट में बनती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास ये ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये लेंस प्रेजेंट होता है। अब जो रेज आती है वो इस लेंस के द्वारा रिफ्रैक्शन होने पर ये जो रेज है ये सब रेटिना पर मिलती है। तो इस तरह से एक नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए जो इमेज बनता है वो रेटिना पर बनता है। अब इसी में अगर हम डिफेक्टिव की बात करें, डिफेक्टिव आई या किसी आई में कोई डिफेक्ट है, तो उस डिफेक्ट वाली कंडीशन में मान लीजिए कि हमारे पास इस तरह से ये लेंस आई है और ये हमारा लेंस है, और इनफाइनाइट से जो रेज आ रही है वो रेज अगर रिफ्रैक्शन के बाद मान लीजिए अगर रेटिना से पहले बन जाती है, तो यहाँ पे जो इमेज है वो रेटिना से पहले, ये जो रेज है रेटिना से पहले मिल जाती है। तो इस कारण से इस आई को हम मायोपिया डिफेक्ट कहते हैं, यानी इस आई के अंदर यहाँ पे मायोपिया डिफेक्ट प्रेजेंट है। और इस डिफेक्ट का जो करेक्शन होता है वो करेक्शन होता है एक कॉन्केव लेंस की सहायता से। अब इसी तरह से मान लीजिए कि हमारे पास ये एक नॉर्मल आई है, और इस आई के लिए जब कोई पास से कोई रेज आती है और अगर ये रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन रेटिना के पीछे मिलती है, तो इस कंडीशन को या इस डिफेक्ट को हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। इस डिफेक्ट का जो करेक्शन है वो करेक्शन किया जाता है एक कॉन्वेक्स लेंस लगा के। तो इस तरह से हमने यहाँ देखा कि हमारे पास 3 कंडीशन हो सकती है इमेज की। एक नॉर्मल आई के लिए जो इमेज बनती है वो रेटिना पर बनती है, तथा जो मायोपिया डिफेक्ट है उसमें जो रेज है वो रेज लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद रेटिना से पहले मिलती है, जबकि हाइपरमेट्रोपिया में जो रेज है वो रिफ्रैक्शन के बाद रेटिना के पीछे मिलती है। तो इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन के लिए कि इन विच पार्ट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आई और रियल इमेज फॉर्म, तो इसके लिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन 8 रेटिना। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, यानी हमें ये पूछा है कि 4 ऑप्शन में से करेक्ट एसआई यूनिट कौन सी है इलेक्ट्रिक पावर की। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज जूल, ऑप्शन बी है वॉट, ऑप्शन सी है एम्पियर, ऑप्शन डी है वोल्ट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जूल है दैट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, वॉट जो है ये यूनिट होती है पावर की, एम्पियर जो है ये यूनिट होती है इलेक्ट्रिक करंट की, तथा वोल्ट जो है ये यूनिट होती है पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की।
तो हमें इस क्वेश्चन में पूछा था कि जो SI यूनिट है इलेक्ट्रिक पावर की वो क्या होती है, दैट इज द करेक्ट आंसर इज बी, वॉट। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच इज renewable source of energy। यहाँ पे हमें ये पूछा है कि इनमें से कौन सा एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ऑप्शन ये है सोलर एनर्जी, कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस। तो हम जानते हैं कि जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है इन चारों में से वो है सोलर एनर्जी, क्योंकि सोलर एनर्जी जो है वो आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी, जबकि जो अदर 3 ऑप्शन है वो जो ऑप्शन है उनमें जो हमें एनर्जी मिलती है वो एक लिमिटेड सोर्स, लिमिटेड टाइम के लिए है। अगर ये सारी चीज़ें एक बार नष्ट हो जाएगी तो उसके बाद इनको करोड़ों साल लग जाते हैं वापस फॉर्म होने में, जबकि जो सोलर एनर्जी है हमें सन से मिलती है। तो ये एक रिन्यूएबल सोर्स का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following constitute a food chain। यानी हमें ये पूछा है कि इनमें से कौन सा एक फूड चेन का एग्जाम्पल है। कुछ ऑप्शंस ले रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए है ग्रास, वीट, मैंगो, ये नहीं हो सकता है। जबकि ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है गोट, काउ एंड एलिफेंट, ये भी पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है ग्रास, फिश एंड गोट, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पे करेक्ट जो ऑप्शन वो मान सकते हैं वो है ग्रास, गोट एंड ह्यूमन। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ग्रास, गोट एंड ह्यूमन। MCQ सेक्शन के अंदर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठिहरी डैम इज बिल्ट ऑन। यानी क्वेश्चन ये है कि ठिहरी डैम कौन सी रिवर के ऊपर बना हुआ है। ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन है रिवर गंगा, ऑप्शन बी है रिवर नर्मदा, ऑप्शन सी है रिवर सोन, ऑप्शन डी है रिवर चंबल। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ए ऑप्शन, रिवर गंगा। ये जो ठिहरी डैम है ये रिवर गंगा के ऊपर, गंगा नदी के ऊपर उत्तराखंड के अंदर बना हुआ है। तो इस तरह से हमने देखे MCQ सेक्शन के अंदर जो हमारे 12 क्वेश्चंस थे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक सेक्शन के अंदर। फिलिंग द ब्लैंक में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड। यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं। तो हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक कार्बन है और ये एक कार्बन है, इनके बीच में कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है और इसकी बाकी सारी वैलेंसी हम किससे फुलफिल करते हैं, हाइड्रोजन से, तो इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं उन कंपाउंड को हम एल्केन कहते हैं। अब इन एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2।
तो हमारे पास ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो उनको हम एल्केन कहते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ यानी हमें ये पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाउंड इन अ शेल ऑफ एटम डिपेंड ऑन द फॉर्मूला। यानी किसी एटम के किसी भी शेल के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसको हम किस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2n²। यहाँ पे n जो है वो हो जाएगा नंबर ऑफ शेल। मान लीजिए कि जैसे हमें मान लो पहले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हम n की वैल्यू 1 रखते हैं, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास निकल के आएंगे दैट इज 2। इसी तरह से मान लीजिए हमें सेकंड शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो हम n की वैल्यू 2 रख देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 2 × 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 8। इस तरह से हम सेकंड शेल में पता कर सकते हैं कि सेकंड शेल में हम मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, जबकि फर्स्ट शेल के अंदर हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस फॉर्मूले के हिसाब से निकाल सकते हैं। द गैप, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। यानी दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप पाई जाती है उस गैप को क्या कहते हैं। तो हम जानते हैं कि जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन सेल जो है उसके बीच में जो गैप पाई जाती है दो न्यूरॉन के बीच में उसको हम सिनेप्स कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज सिनेप्स। क्वेश्चन फोर्थ, राइट नेम ऑफ ए एंड बी इन दिस इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन दे रखी है 6CO2 प्लस 12H2O A B C6H12O6 प्लस 6O2। यानी आपको ये एक रिएक्शन दे रखी है और इस रिएक्शन के अंदर आपको पूछा है A और B क्या है। तो ये जो रिएक्शन हमारे पास है 6 molecules of carbon dioxide, 12 molecules of water combine together to form glucose and oxygen। ये जो रिएक्शन हमारे पास दे रखी है ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। यानी यहाँ पे प्लांट जो है वो अपना ग्लूकोज फॉर्म कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ए एंड बी। अब आपको ए और बी बताना है कि ए और बी क्या है। तो बेसिकली ए जो है हम मान सकते हैं कि जो ए हमारे पास है दैट इज सनलाइट, क्योंकि जो प्लांट है वो सनलाइट की प्रेजेंस में तथा क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के द्वारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो ए होगा वो सनलाइट हो जाएगा तथा जो बी होगा वो क्लोरोफिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको एक सिंबल दे रखा है। दिस सिंबल used
components in the above diagram। यानी डायग्राम के अंदर जो आपको सिंबल दे रखा है, ये सिंबल कौन से कंपोनेंट के लिए यूज़ किया जाता है? तो हम ये जानते हैं कि ये जो हमारे पास सिंबल बना हुआ है ये एक सेल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो करेक्ट सिंबल होगा ये सिंबल हो जाएगा सेल के लिए। तो इस तरह से हमने फिलिंग द ब्लैंक सेक्शन के क्वेश्चंस किए। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें हमारा क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यानी क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है? तो बेसिकली हम इसको एक एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है AgNO3, ये मान लीजिए हमारे पास एक्वस स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। इसकी रिएक्शन हमने कराई मान लीजिए NaCl, ये भी हमारे पास एक्वस स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। इन दोनों की रिएक्शन होने पर यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रोसीड होगी, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने के कारण यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज AgCl प्लस NaNO3। अब यहाँ पे ये जो NaNO3 है ये तो आपके एक्वस स्टेट में होगा, जबकि ये जो AgCl है ये सॉलिड स्टेट में होगा, तथा इसको हम नीचे एरो से शो करेंगे। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है? तो मतलब इस तरह से है कि मान लीजिए ये हमारे पास कंटेनर है, ये एक बीकर है, इस बीकर के अंदर हमने भर रखा है AgNO3। जब हम इसमें ऐड करते हैं, मान लीजिए ये टेस्ट ट्यूब है और टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने AgNO3 भर रखा है, और इसमें जब हम ऐड करते हैं मान लीजिए NaCl इन एक्वस स्टेट, तो इन दोनों की रिएक्शन के कारण यहाँ पे जो टेस्ट ट्यूब है उस टेस्ट ट्यूब के बॉटम पे एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनेगा। ये मान लीजिए यहाँ पे एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस बना, जो कि यहाँ पे ये जो ऊपर लिक्विड बनेगा एक्वस स्टेट का, इसके अंदर इनसोल्यूबल होगा। इस इनसोल्यूबल सब्सटेंस को हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो जाएगी कि जब किसी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर कोई इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट बनता है तो उस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, राइट the value of pH of neutral solution। यानी हमें ये पूछा है कि हमें न्यूट्रल सॉल्यूशन की pH वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज pH। pH एक इस तरह से स्केल होता है जो किसी भी एसिड, बेस या न्यूट्रल सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को बताने में या स्ट्रेंथ को मेज़र करने में काम आता है। इसके ऊपर, इस स्केल के ऊपर मान लीजिए ये हमारे पास इस तरह का स्केल है, यहाँ पे 0, 7 और 14। तो 0 से 7 तक जो होते हैं वो तो होते हैं एसिड, यानी जिनकी pH 0 से 7 होगी वो एसिड होंगे। जिनकी pH 7 से 14 होगी वो होंगे बेस, तथा जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होते हैं उनकी pH होती है 7। अब जब हम 17 से 14 की तरफ जाते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, जबकि हम 7 से 0 की तरफ जाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो ये जो न्यूट्रल सॉल्यूशन हमें क्वेश्चन में पूछा था कि न्यूट्रल सॉल्यूशन की pH कितनी होती है, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन की जो pH होती है वो होती है 7। क्वेश्चन नंबर 3,
राइट टू एग्जाम्पल ऑफ एलॉयज। यानी हमें एलॉय के 2 एग्जाम्पल पूछे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर एलॉयज। एलॉयज क्या होते हैं? तो एलॉयज होते हैं कि बेसिकली जब आप किसी मेटल के साथ कोई और मेटल या कोई नॉन मेटल मिलाते हैं तो इस तरह से जो बनता है उसको हम एलॉय कहते हैं। यानी एक मेटल और एक मेटल या एक मेटल और एक नॉन मेटल का जो मिक्सचर होगा उसको हम एलॉय कहते हैं। अब हमारे जो नेचर है, हमारी दुनिया के अंदर बहुत सारे एलॉयज प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 2 बेस्ट एग्जाम्पल है। एक तो हो जाएगा हमारे पास ब्रास और एक हमारे पास हो जाएगा ब्रॉन्ज। जो ब्रास है वो तो होता है कॉपर और जिंक का एक एलॉय होता है, जबकि जो ब्रॉन्ज है वो कॉपर और टिन का एक एलॉय होता है। तो एलॉय हमने देखे कि हमारे पास 2 एलॉय हम लिख सकते हैं, ब्रास एंड ब्रॉन्ज। ब्रास जो है वो कॉपर और जिंक का एलॉय होता है, जबकि ब्रॉन्ज जो है वो कॉपर और टिन का मिक्सचर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रॉ अ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। यानी हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है मीथेन का। तो मीथेन वी नो दैट मीथेन यानी एल्केन। मीथेन के अंदर हम जानते हैं 1 कार्बन होता है तथा 4 हाइड्रोजन होती है। ये हमारे पास मीथेन का फॉर्मूला होता है। तो इस तरह से अगर हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाए तो मान लीजिए हमारे पास जो सेंट्रल एटम है दैट इज़ कार्बन। कार्बन की जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो हाइड्रोजन अपने डबलेट को कंप्लीट करने के लिए यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, यहाँ ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो यहाँ ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। इसी तरह से कार्बन अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए चारों हाइड्रोजन के साथ 1-1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। तो इस तरह से हम मीथेन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसके लिए जो हम देखते हैं यहाँ पे कि मीथेन जो है वो 4 हाइड्रोजन के साथ 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव 1 लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। यानी हमें मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की एक लिमिटेशन बतानी है। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की जो सबसे बड़ी लिमिटेशन थी वो थी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। यानी मेंडलीव ने जो हाइड्रोजन की पोजीशन रखी थी वो उन्होंने मेटल्स के साथ रख दी थी, जबकि हाइड्रोजन का जो मेटल कैरेक्टर होता है वो नॉन मेटल का होता है। तो सबसे बड़ी जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की जो कमी थी दैट इज़ पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की सबसे बड़ी ड्रॉबैक या फिर हम कह सकते हैं लिमिटेशन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ ब्रेन मेंटेन बैलेंसिंग ऑफ बॉडी। यानी बॉडी की जो बैलेंसिंग है उस बैलेंसिंग को मेंटेन
हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है? तो इसके लिए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज सेरिबेलम, यानी ब्रेन का जो सेरिबेलम पार्ट होता है वो हमारे बॉडी के बैलेंसिंग को मेंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, राइट वन ह्यूमन मेल सेक्स हार्मोन, यानी मेल के अंदर पाए जाने वाला सेक्स हार्मोन का नाम लिखना है। तो जो मेल के अंदर पाए जाने वाला सेक्स हार्मोन है दैट इज टेस्टोस्टेरोन, यानी ह्यूमन मेल के अंदर जो हार्मोन पाया जाता है दैट इज टेस्टोस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द यूज ऑफ voltmeter in इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी हमें क्वेश्चन पूछा है कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर वोल्टमीटर का यूज़ क्या होता है। तो सबसे पहले मान लीजिए हम इस तरह से एक इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के साथ इस तरह से हमने एक अमीटर कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पे मान लीजिए हमने एक सेल कनेक्ट कर रखा है, एक की कनेक्ट कर रखी है इस तरह से, और यहाँ पे मान लीजिए हमने एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर रखा है। तो अब हमें ये पूछा है कि इस सर्किट के अंदर इस वोल्टमीटर का क्या फंक्शन है। तो ये जो वोल्टमीटर है ये हमारे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उस पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने में काम आता है। यानी वोल्टमीटर जो है, वोल्टमीटर का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस यानी किसी भी दो टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने में काम आता है। एक चीज़ हम यहाँ से और देख सकते हैं कि ये जो वोल्टमीटर है ये हमेशा किसी भी कंडक्टर या किसी भी सर्किट के हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाता है, तथा इस वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो शुड बी हाई होना चाहिए। वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस जो है वो हाई होना चाहिए तथा वोल्टमीटर को हमेशा हम पैरेलल के अंदर जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हमें ये पूछा था कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर का जो यूज़ होता है वो होता है किसी भी कंडक्टर के दोनों टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है उस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। क्वेश्चन नंबर 9 है, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। यानी हमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि एक बार मैग्नेट के अराउंड हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। तो मान लीजिए ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल है, इसका ये साउथ पोल है। तो हमें ये पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो नॉर्थ पोल से आउटवर्ड होती है तथा साउथ पोल में इनवर्ड होती है। तो इस तरह से हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारे पास नॉर्थ पोल से आउटवर्ड हो जाएगी, साउथ पोल में इनवर्ड हो जाएगी। इस तरह से हम एक बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। यानी हमें ये पूछा है कि हमें फॉसिल फ्यूल के 2 एग्जाम्पल बताने हैं। तो हम जानते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स जो है, जो जीवाश्म ईंधन है, जो
वो हमारे पास होते हैं बेसिकली कोल, पेट्रोलियम, डीजल एक्सेट्रा, ये जितने भी है ये सब के सब हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, यानी कोल एंड पेट्रोलियम आर द फॉसिल फ्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 11th, गिव एन एडवांटेज ऑफ ओजोन लेयर, यानी हमें ओजोन लेयर का एक एडवांटेज बताना है। तो हम जानते हैं कि बेसिकली जो ओजोन लेयर होता है, जो O3 से बनी हुई है ओजोन, ये जो सन से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अर्थ पे आने से रोकती है। बेसिकली ये जैसे हमारे पास ओजोन लेयर है, तो यहाँ से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब कर लेती है और उनको अर्थ पे आने से रोकती है। ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है ये हमारे स्किन रिलेटेड जो डिजीज़ है जैसे कि स्किन कैंसर वगैरह उनके लिए होती हार्मफुल होती है या स्किन कैंसर कोज करती है। तो इस तरह से जो ओजोन लेयर है, वो ओजोन लेयर क्या होता है कि जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से उनको अर्थ पे आने से रोकती है। सेक्शन ए के अंदर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल थंब इंडिकेट विच डायरेक्शन, यानी बेसिकली हमें यहाँ ये पूछा है कि जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है उसके अंदर जो थंब है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बेसिकली ये है कि जिस तरह से हमारे पास ये हमारा लेफ्ट हैंड हम इस तरह से अरेंज करते हैं, तो ये जो थंब है ये आपके फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इंडेक्स फिंगर जो है ये वाली, ये इंडेक्स फिंगर आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, जबकि जो मिडिल फिंगर है ये आपके करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो थंब है वो रिप्रेजेंट करता है फोर्स को। इसको हम एक छोटी सी ट्रिक के द्वारा भी समझ सकते हैं, दैट इज फादर, मदर, चाइल्ड। यहाँ पे फादर मतलब फोर्स हो जाएगा, यानी जो थंब है वो आपके फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। मदर यानी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, एम से मदर, एम से मैग्नेटिक फील्ड। ये आपके इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट करेगी, तथा चाइल्ड सी यानी करंट हो जाएगा, और ये आपके मिडल फिंगर रिप्रेजेंट करेगी। इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल थंब इंडिकेट विच डायरेक्शन, यानी थंब जो है वो किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो थंब जो है वो फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से इस वीडियो के अंदर हमने देखा RBSc 10th साइंस के मॉडल पेपर का सेक्शन ए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन बी एंड सेक्शन सी के बारे में। थैंक यू।